2884th episode of India's most happening Facebook live शो का नाम है राज की बात इंदौर डिजाइन अवार्ड के साथ. रियली वांट टू थैंक स्पेसवुड मॉडर्न लिविंग इंदौर प्रेजेंटिंग राज की बात इंदौर डिजाइन अवार्ड के साथ इन एसोसिएशन विद इको स्ट्रक्चर्स, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी फॉर फसाड्स इन इंडिया. एंड ऑल्सो वांट टू थैंक IP Vastu by architect Mala Dwivedi, one of the best Vastu specialists in the country. मेरे आज के जो मेहमान हैं, he's taking the legacy of 52 years of a company called RKGA, his father's company, to another level. He joined 30 years back, and since 30 years, he's been making his father proud every day, every moment with the best of practices he has been doing in the field of architecture and design. मेरे साथ मेरे आज के मेहमान is none other than one of the most prestigious name of architecture and design, one of the most respected and loved architect of Indore. Please welcome my guest, none other than architect Akashdeep Gupta sir. Sir, नमस्कार. नमस्ते राज सर, भाई. स्वागत आपका राज की बात में. थैंक यू. सर, सबसे पहले तो ये कि जब एक लेगेसी को आगे ले जाने की जो जिम्मेदारी की आती है, तो ये 30 साल पहले जिम्मेदारी अपने आप आई या फिर सोचा कि अब मैं जिम्मेदारी ले लूं? बड़ा टिपिकल क्वेश्चन पूछा आपने कि मैं जिम्मेदारी ले लूं या आ गई. जी. नहीं, ऐसा नहीं कह सकते आप. जब मैंने मेरे फादर को ज्वाइन किया था जी 94 में मेरा आर्किटेक्चर हुआ था. एक साल में जी दिल्ली में मैंने काम किया एक बहुत अच्छी फर्म है, प्रेम चौधरी एंड एसोसिएट्स में. और उसके बाद कुछ मन में ऐसा आया कि नहीं, अब बस हो गया, बाहर रहते हुए अब घर चलो. जी. यहाँ आने के बाद रियलिटी पता लगी कि जो आर्किटेक्चर में जो सब सीखा था, जी, जो पढ़ा था, वो इनसफिशिएंट रहा. और जब आप किसी ऑफिस में आते हो, जो आपके फादर की प्रोप्राइटरशिप में ऑफिस है जी, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां महसूस हुई, सीखने का मन महसूस हुआ. तो जो आप कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी ले ली गई या दे दी गई, ऐसा नहीं है. हाँ, धीरे धीरे वो जिम्मेदारी मैंने लेना शुरू की. ओके. और समय लगता है इन सब चीज़ों में. मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी मैंने अपने हाथ में 12 या 15 साल पहले हाथ में ले ली. जी. और फादर को कहा कि अब आप टेक्निकल वर्क से, क्योंकि वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर रहे, बिल्कुल, उससे साइट विजिट से अब आप थोड़ा सा फ्री हो जाएं. जी. और मैं इस काम को आगे बढ़ाता हूँ. ऑफ कोर्स आप मेरे साथ हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं एक छत्र छाया मिली हुई है, तो हेल्प तो मिलती रहेगी. तो हाँ, मैंने एक दिन ये कहा कि अब मैं लीड करना चाहूँगा. तो सर, जब हम क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर अगर बेटा पिता की लेगेसी को आगे ले जाने की कोशिश करता है, तो उसे सबसे पहले तो फॉर्चुनेट कहा जाता है, दैट ही इज वेरी फॉर्चुनेट कि घर में ऑलरेडी एक ब्रांड था, बस उस लेगेसी को तो आगे ले जाना है. मतलब मर्सिडीज थी, सिर्फ चलाना ही तो है ना. पर सर, उसका एक अदर साइड ऑफ द कॉइन जो है, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण रहता है और बहुत सारे चैलेंजेस लेकर आता है उसके लिए जो ये लेगेसी को आगे ले जाने की कोशिश करता है. पहले तो ये टैग, उसके बाद जो जिम्मेदारी. सर, आर्किटेक्ट आकाशदीप गुप्ता के लिए RK गुप्ता स्ट्रक्चरल इंजीनियर, द ग्रेट लेजेंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर की लेगेसी को आगे ले जाना का जो एक जिम्मेदारी थी, हाउ डिड यू टेक इट? हाउ चैलेंजिंग इट वाज? राज भाई, ये जो आप लेगेसी की जो बात कर रहे हो, रियली बहुत डिफ़िकल्ट रहता है ये. और वो कभी कभी प्रेशर भी महसूस होता है, कभी कभी बहुत अच्छा लगता है जब आप आपके एज के लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखते हो लंबे समय तक. लेगेसी को लेते हुए आप एक बैलेंस बनाते हुए काम को करते रहते हो, वो बहुत डिफ़िकल्ट है. बहुत सारे लोग देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, आपके मित्र भी हैं, आपके साथ वाले लोग भी हैं, आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग भी हैं. हमें नहीं पता कौन किस नज़र से देख रहा है. जी. रियली डिफ़िकल्ट रहता है. लेकिन मैंने कुछ इस तरह से सोचा कि एक अच्छा बेस है मेरे पास, और फादर का जो बेस रहा था वो इंडस्ट्रियल
बिल्डिंग्स का डेवलपमेंट कह लीजिए, कैंपसेस का डेवलपमेंट कह लीजिए, रिलेटेड टू फैक्ट्रीज जो होता है, जी ऑल ओवर इंडिया हमारे प्रोजेक्ट्स चलते थे। मैंने उस लाइन को जो चल रही थी, उस लाइन को समझा, उसको जिया, काफ़ी समय तक जिया। जी और फिर मुझे ऐसा लगा, जो कहते हैं ना कि एक लाइन आप और शुरू करिए जी और उस लाइन को आप फिर बढ़ाते जाइए। जी तो मैंने कहीं ना कहीं थोड़ा सा चीज़ों को चेंज करना शुरू किया, और जो मेरे पसंद का या मेरे टीम के पसंद के जो काम थे, जी रेसिडेंशियल बंगलोज, विलाज, फार्म हाउसेस, वो वाली मैंने एक नई लाइन खींचना शुरू की। और वो लाइन खींचते खींचते मैं इस लेवल पे पहुंच गया कि आज हम लोग मेरी पसंद के इंडस्ट्रियल वर्क्स करते हैं, जो जी। मुझे लगता है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए। पहले हमारे लिए वो दाल रोटी हुआ करती थी, जी अब मेरे लिए इंडस्ट्रियल वर्क्स कुछ ऐसे होते हैं कि हाँ इसमें कुछ आर्किटेक्चरल इनपुट देने का मौका मिलेगा। जी और उसी तरह के मैं 2 या 3 इंडस्ट्रियल वर्क्स लेता हूँ, और बाकी एक नई लाइन को मैं आगे बढ़ाते जा रहा हूँ। और अब शायद प्रेशर तो महसूस नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ एक टाइम पे प्रेशर महसूस कर रहा था। सर, इंटर्नशिप को किस पर्सपेक्टिव से, किस नज़रिए से देखते हैं? पहले के वक्त में जब इंटर्नशिप आपने की थी और आज जब आप इंटर्न्स को देखते हैं, क्या फ़र्क महसूस करते हैं? राज भाई, ये जो प्रश्न है आपका, ये जरा दुखती रख पे हाथ रखना होता है, उस तरह का है ये। इंटर्नशिप की अगर अपन बात करें तो मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। जी मैंने 89 में आर्किटेक्चर में एडमिशन लिया था, यूनिवर्सिटी ऑफ पूना में, MM कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर बोलते हैं उसको। उस दौरान पूना में 2 ही आर्किटेक्चर कॉलेज थे, जी एक गवर्नमेंट होता था और एक हमारा प्राइवेट हुआ करता था। जी तो 1992 की बात होगी, जब हम 4th ईयर में होते थे, और इंटर्नशिप का हमारे लिए कैरिकुलम होता था 4 मंथ्स का। उस दौरान जो मेरी बैच के स्टूडेंट्स थे या सीनियर थे, सब लोग कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे बड़े फोकस थे कि कहाँ से इंटर्नशिप होनी चाहिए। जी पूना के जो रहने वाले लोग थे, वो चाहते थे हम पूना में ही रहें, कहीं जाना ना पड़े। मैं इंदौर बिलोंग करता था, पूना में मुझे इंटर्नशिप करने का मन नहीं था। जी और उस टाइम कोई गूगल नहीं होता था, कोई ऐसा कोई पैमाना नहीं होता था कि आपको पता है कि कहाँ जाके आप इंटर्नशिप करोगे। जी ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं मन था कि भाई इंडिया में ही इंटर्नशिप करनी है, जी बाहर के बारे में तो सोच नहीं सकते थे। तो कॉलेज की लाइब्रेरी में एक डायरेक्टरी हुआ करती थी, आर्किटेक्ट्स डायरेक्टरी होती थी, और उसमें उनके टेलीफोन नंबर्स हुआ करते थे। जी तो वो डायरेक्टरी देखना शुरू किया। मन में था कि इंडिया में कहाँ कहाँ अच्छे आर्किटेक्चरल ऑफिस है, देखा जाए। दिल्ली देखा जाए, चंडीगढ़ बहुत अच्छा उस समय था ही, ऐसा लगा पूना से नज़दीक है मुंबई, थोड़ी कंफर्टेबिलिटी रहेगी। जी लेकिन जब पेज पलटते पलटते बैंगलोर हाथ में आया जी कि बैंगलोर के आर्किटेक्ट्स की लिस्ट है, तो मन में बड़ी उथल पुथल हुई। और बहुत पढ़ा था कि इंडिया में नंबर 1 सिटी है इन जी। टर्म्स ऑफ ग्रीन कह लीजिए, वेदर कह लीजिए। मतलब वहाँ का जो वेदर हुआ करता था वो 15 डिग्री के आसपास कहा जाता है हुआ करता था। जी तो मन कहीं ना कहीं शायद कुछ पढ़ा होगा, देखा होगा, इसलिए बैंगलोर का मन दौड़ा। जी और बैंगलोर के लिए फिर प्रयास किए। उस दौरान टेलीफोन से STD कॉल कर करके अलग अलग ऑफिस में हम कॉल करते थे। रिसेप्शनिस्ट फ़ोन उठाती थी या उठाता था, या किसी आर्किटेक्ट से बात होती थी। जी उन लोगों का कहना था कि आप ऐसा करिए कि बैंगलोर आइए, ऐसे नहीं होता है कि आप फ़ोन करके पूछ रहे हैं। तो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने, जो बैचमेट था नीलेश, ने ज्वाइन किया कि जी चलो मैं भी साथ में चलता हूँ, अपन सर्च करते हैं। जी तो उस दौरान हम लोग A1 साइज़ की जो शीट होती है उसके ऊपर ड्राइंग बनाया करते थे, और हमारे पोर्टफोलियो होते थे। तो जो भी हमने फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर का जो 7th सेमेस्टर कहते हैं, वहाँ तक का हमारे जो ड्राइंग वर्क थे वो हमने एक सेट तैयार किया। जी कुछ नया नहीं किया, जो बनाया था उसी का हमने पोर्टफोलियो रेडी किया, और पोर्टफोलियो कवर में उसको डाल के और रेडी हो गए। और हम लोगों ने रिजर्वेशन किया बैंगलोर का, पूना से बैंगलोर हम लोग ट्रैवल करके बाय ट्रेन, जी मुझे लगता है कि स्लीपर क्लास में ही गए। और वहाँ हमने होटल सर्च करके किसी सस्ते होटल में, मैजेस्टिक सर्कल एरिया होता है, वहाँ पर हमने होटल में एंट्री ली। और फिर हम लोगों ने जो डायरेक्टरी थी, है ना, जी। उसको हमने नोट कर लिया था।
और कॉल करके फिर हम अलग अलग ऑफिसेस में जाना शुरू किया। जी। तो जब हम ऑफिसेस में जाते थे तो एक तो अच्छा ये था कि पूना का नाम बड़ा अच्छा माना जाता था, तो हमें जी। वो एडवांटेज मिला। कॉलेज के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं था। जी। लेकिन फिर जब हम लोगों ने दोनों दोस्त साथ में जाते थे तो इंटरव्यूज़ दिए। इंटरव्यूज़ मतलब वो डिस्कशंस रहते थे जनरल, क्या बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया। जी। और वहाँ पर हिंदी बोली जाती नहीं थी, इंग्लिश बोलते थे। एक्सेंट भी बड़ा साउथ इंडियन होता था, तो बड़ा ध्यान से सुनना पड़ता था। एनीवे जी। चीज़ें मैनेज कर लेते थे हम। जी। और हम एक बहुत अच्छे ऑफिस में गए, 12-15 लोगों का स्टाफ होगा। जी। नीदरलैंड के एक आर्किटेक्ट, उस समय बड़ा नाम होता था एडगर डिमेलो, कोई बादशाह नाम से कोई बिल्डिंग होती थी कनिंगम रोड पर। तो वहाँ पर हम दोनों गए, हम दोनों ने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा आप दोनों में से एक को मैं रख सकता हूँ, तो आकाश यू ज्वाइन एंड मंडे से आप आ जाइए, शायद फ्राइडे या सैटरडे रहा होगा। तो मैंने कहा मेरे फ्रेंड को कहाँ मिलेगा, बोले नहीं हमारे यहाँ एक ही प्लेसमेंट होगी, तो यू सर्च समवेयर, कुछ एक दो और उन्होंने नाम दिए। जी। फिर हमने उसके लिए भी सर्च किया और फाइनली उसे भी इंटर्नशिप के लिए काम मिल गया। जो मैंने नाम लिया है बहुत बड़ा नाम हुआ करता था बैंगलोर में, आज भी है, आई थिंक वो 85 प्लस की एज में होंगे। जी। और नीदरलैंड से थे, बड़े स्टाइलिश आर्किटेक्ट थे और उस दौरान वो बहुत अच्छे बंगलो बनाया करते थे, कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स करते थे। जी। तो मैं उनके ऑफिस में मैंने जब जाना शुरू किया तो बड़ा स्ट्रिक्ट माहौल रहा करता था। 9 बजे सुबह ऑफिस में पहुंचना है। जी। बॉस का कैबिन है, पैसेज में से जब आप जाते हैं तो बॉस सिर्फ देखते थे चश्मा यूं करके कि आप आ गए हो 9 बजे। जी। और उसके बाद आपको अपना काम करना है। जी। सीनियर से आपको काम लेना है, फिर सीनियर जो है वो आपको गाइड करता था। ऑलमोस्ट सभी साउथ इंडियन थे। जी। तो बड़ा एक डिफरेंट माहौल था। महाराष्ट्र में, पूना में मराठी कल्चर और एकदम से साउथ इंडियन कल्चर। जी। लेकिन मैं धीरे धीरे एडजस्ट होता गया और वहाँ का जो प्यून था वो भी बहुत समझदार था। ब्लूप्रिंट कैसे निकालना, फाइल कैसे बनाना, पेपर कैसे फोल्ड करना। जी। रिसेप्शनिस्ट भी जो हुआ करती थी उससे भी सीखने को मिलता था, किस तरह से कॉल आते हैं क्लाइंट के तो कैसे उनको बोलना, बॉस कहाँ है, ड्राइंग रेडी है कि नहीं है। तो समझ में आया कि ये बहुत सारा कुछ मैनेजमेंट है और वो मैनेजमेंट मैंने धीरे धीरे समझने की कोशिश करी। और मुझे ऐसा लगा कि मैं अब यहाँ आया हूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सीखना चाहिए। एक काम और हुआ था, मेरा जो फ्रेंड जो साथ में बैंगलोर आने वाला था उसने ड्रॉप किया, जी। बैकआउट किया कि नहीं मैं तो कंफर्टेबल हूँ, पूना में ही ट्रेनिंग करूँगा। तो मैं अकेला रह गया और मैंने मैनेज करके पेइंग गेस्ट बन के और साउथ इंडियन फूड को एंजॉय करते हुए जॉब को आगे बढ़ाया। वहाँ पर एक सिविल इंजीनियर थे, उनसे दोस्ती करी, लंच टाइम में उनके साथ बैठ के कुछ ना कुछ सीखना, इवनिंग में थोड़ा देर तक रुकना, है ना, सब स्टाफ चला गया लेकिन जब तक प्यून डोर लॉक नहीं कर दे तब तक बैठना। जी। या प्यून कहता था कि सर मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, थोड़े से पाँव ऊपर कर लो, तो वो भी कर लेना। मुझे ऐसा लगा कि मैं जब आया हूँ, 4 महीने की मेरी ट्रेनिंग है और कैरिकुलम में लिखा है कि 4 मंथ्स, तो मैं इसको क्यों नहीं बहुत अच्छे से जीऊँ। बिल्कुल। और बहुत कुछ सीखने को दिख रहा था। मेरे सीनियर्स भी बहुत अच्छे थे, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग सीखी, वर्किंग ड्राइंग कैसे बनाते हैं, क्योंकि कॉलेज में जो सिखाते थे वो रियली बहुत अच्छा होता था। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल अप्रोच पर जब आते हैं तो कैसे डायमेंशनिंग करना या साइट पर क्या नीड होगी उसको समझना, वो हमें सीखता गया। और जो मुझे फर्स्ट सैलरी मिली, राज भाई आप बहुत ताज्जुब करेंगे, 1992 की बात बता रहा हूँ, मुझे सिर्फ 250 रुपये का चेक मिला। अरे! और मैं बहुत डिसअपॉइंटेड रहा, रोना भी आया, बहुत बुरा लगा। जी। और मैं जिन लोगों के साथ रहता था, कुछ इंजीनियरिंग किए हुए कुछ लड़के थे जो बहुत अच्छे जॉब में थे, जिनकी सैलरी बहुत अच्छी हुआ करती थी, तो उनको जाके बताया तो बोले यार कहाँ तूने आर्किटेक्चर ले लिया, 250 रुपये मिले। मैंने कहा यार क्या करूँ, मैं 750-800 का खर्चा हो जाता है और 250 रुपये मिले हैं, कैसे करूँ क्या करूँ। तो उन्होंने, दोस्तों ने हिम्मत बंधाई कि यार नहीं बॉस से बात करो, ऐसे थोड़ी चलेगा। और आर्किटेक्चर में सिर्फ इतना ही पैसा मिलता है क्या? जी। यार ये तो मुझे भी नहीं पता था, मैंने कभी पूछा नहीं, सैलरी के लिए कभी बात नहीं की। अब कैसे हिम्मत करो, क्या करो। काम चलता रहा, शायद 8-10 दिन निकल गए जी। और बड़ी हिम्मत जुटा के कि ऐसा कोई टाइम चुनूं कि जब बॉस और मैं हूँ और मैं उनसे बात करूं कि बॉस ये क्या किया आपने। जी। तो कोई किसी शाम को लॉक किया गया, फिर उन्होंने लॉक किया और
बॉस के साथ जब मैं 3rd फ्लोर पे ऑफिस था, नीचे उतरा तो उतरते उतरते, शायद उस दिन लिफ्ट बंद थी, तो उतरते उतरते कहा सर आई वांट टू स्पीक विथ यू, या व्हाट्स द मैटर। तो मैंने कहा सर दिस इज रियली डिसअपॉइंटिंग, 250 रुपीज़ का चेक दिया है आपने। बोले यस यू डिजर्व दिस। मैंने कहा सर 250 रुपये डिजर्व करता हूँ मैं जी। 4 साल होने पे आए हैं, 1 साल बचा है, आर्किटेक्चर मतलब हमको लगता है बड़ा ग्लैमर है। जी। तो बोले नहीं नहीं दिस इज गुड, गुड अमाउंट। तो मैंने कहा सर क्या यही मिलना चाहिए? तो उनका जो कहना था वो मुझे आज भी याद आता है। उन्होंने कहा वेदर यू वांट टू लर्न और वेदर यू वांट टू अर्न। मेरे मुंह से इमीडिएट निकला, अपन समझते नहीं उस एज में, सर आई वांट बोथ। तो फिर वो हंसने लग गए, बोले नहीं अभी आपके लिए सही है, और भी 2 ट्रेनी हैं उनको भी मैं यही देता हूँ, और कीप डूइंग योर गुड वर्क, लर्न लॉट, और आगे जाके आपको अर्निंग भी होगी जी। और सब कुछ होगा, जी। सो डोंट वरी। मैं फिर वापस धीरे धीरे अपने आप को संभालते हुए बोर्ड में आया, और मुझे ऐसा लगा कि कुछ दिनों बाद समझ में आया कि हाँ बॉस ठीक कह रहे हैं, मैं क्यों सैलरी पे दिमाग लगाऊं। शायद मैंने घर पर कॉल किया तब एसटीडी कॉल होते थे जी। शायद बताया या नहीं बताया, मुझे लगता नहीं बताया होगा। और फिर काम करते रहा, और मुझे बहुत अच्छे कामों पर बॉस ने इन्वॉल्व किया, सीनियर्स ने इन्वॉल्व किया, और मेरा जुझारूपन देखते हुए बॉस ने मुझे कहा सैटरडे संडे तुम काम करना चाहते हो? मैंने कहा यस सर, बोर हो रहा हूँ मैं। तो बोले ठीक है आप एक चाबी का सेट रखो और ऑफिस आओ, जो तुम्हें ठीक लगता है करो। कोई बैकलॉग तो रहता नहीं, तुम करके जाते हो, लेकिन कुछ नया सीखना है तो यहाँ ड्राइंग्स रखी है, यहाँ बुक्स रखी है, ओल्ड प्रोजेक्ट की फाइल रखी है। मैं भी सैटरडे को आता हूँ। तो बड़ा सरप्राइज हुआ, सर आप आते हैं? बोले हाँ मैं आता हूँ। तो मेरे साथ बैठना। मैंने कहा सर बिल्कुल तैयार हूँ मैं। तो मैंने सैटरडे संडे जाना स्टार्ट किया। बॉस ने मेरा अप्रोच देखते हुए, मेरा ज़ील देखते हुए साइट विजिट के लिए भी मुझे शामिल करना शुरू किया। ऑफिस 9 बजे उससे होता था, लेकिन बॉस की जो साइट विजिट होती थी वो सुबह 6:30-7 बजे स्टार्ट होती थी। ओह माय गॉड। और वो अलग अलग एरिया में बुलाते थे, फलाने एरिया में आ जाओ, इस एरिया में आ जाओ। तो बाय बस उस जगह पे पहुंच के फलाने चौराहे पे खड़ा हो जाता था, और बॉस के पास कोई जिप्सी हुआ करती थी, उस जिप्सी में हम लोग जाते थे, साथ में साइट पे जाते थे। और साइट पर मैं कहूँगा उस टाइम पे, मैं 1992 की बात कर रहा हूँ, क्या डिसिप्लिन था। और क्लाइंट भी सुबह 8 बजे या 8:30 बजे साइट पर आ जाते थे। कुछ अपॉइंटमेंट रहते थे तो बॉस बुलाते थे उनको, और जिस तरह की विजिट हुआ करती थी मेमोरेबल हुआ करता था वो। मैं अपनी एक डायरी रख के नोट्स भी बनाता था। हम लोगों को एक लॉग बुक होती थी कि आपने क्या काम किया है वो आप एवरीडे नोट डाउन करो, तो मैं वहीं बनाता था। कोई एक स्केच बुक भी रखता था, और बॉस धीरे धीरे मन मन मुस्कुराते थे। मुझे आज भी वो चेहरा याद है। वो देखते थे हाँ ये लड़का है जो कुछ करना चाहता है। मैंने अपने बैकग्राउंड के बारे में कभी भी नहीं बताया बॉस को, क्योंकि वो कभी भी उनके मन में नहीं आया कि ये सब सीख के चला जाएगा या फिर ये कुछ दिखा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं था। करते करते बहुत अच्छा महसूस होने लगा। और वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट का मॉडल बनाना था। बॉस ने कहा कौन मॉडल बनाएगा? मैंने कहा मैं बनाऊंगा, आप बाहर मत दीजिए। और वो फिर मैंने मॉडल बनाया माउंट बोर्ड में, एक अच्छे इंस्टीट्यूट का। मॉडल बनाते बनाते चेंजेस करेक्शन सब चलते रहे, बार बार मॉडल चेंज हो रहा था। मैं तैयार था क्योंकि मुझे तो अब सीखना था। और वो मॉडल बहुत अच्छा बना। बॉस ने उसकी फोटोग्राफी करवाई, और वो सब होने के बाद में 4 महीने भी पूरे हुए। मैंने बॉस को कहा सर मेरे को 2 महीने का एक्सटेंशन चाहिए, समर वैकेशन है लेकिन मैं तो नहीं जाना चाहूँगा। बोले ओके गो अहेड। तो मैंने फिर 2 महीने कंटिन्यू किया। जहाँ मैं रहता था पेइंग गेस्ट, वहाँ पर मैंने बताया कि मुझे कंटिन्यू करना है, और वहाँ मुझे बहुत मज़ा आने लगा जी। और ऐसा लगा कि हाँ यही टाइम है जो सीखने का टाइम है। और जब मेरा फेयरवेल हुआ, मुझे पूरा स्टाफ का मैं एक बहुत फेवरेट बच्चा था, क्योंकि सबसे छोटा था मैं, और ट्रेनी आते रहे जाते रहे, सब चलता रहता है। तो मुझे बड़े अच्छे गिफ्ट दिए, और बॉस ने मुझे फाइनल जो मंथ था जब मेरा फेयरवेल था, तो 1000 रुपीज़ का उन्होंने आखिरी मंथ का क्या बात चेक दिया। बधाई, फाइनली 1000 मिल गए आपको। तो 1000 रुपए की वर्थ का मैं हो गया था, मुझे ऐसा लगा। तो सर क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इंटर्न्स जो हैं या इंटर्नशिप जो करने आते हैं उन्होंने अपनी वैल्यू कहीं ना कहीं पहले परफॉर्म करनी चाहिए, पहले अपना डेडिकेशन दिखाना चाहिए? यस।
राज भाई, आप जो बात बता रहे हैं अभी कुछ अलग ही हुआ करता है इंटर्नशिप के लिए। मैं जो स्टूडेंट्स को देखता हूँ, हम लोग को फ़ोन कॉल्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं, हम लोग कोई टाइम पर सोशल मीडिया पे डालते हैं कि हमें इंटर्न की ज़रूरत है। और जिस तरह के बच्चों के कॉल्स आते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट से, सबसे पहले वो पूछते हैं क्या सैलरी पे करोगे आप। जी। मुझे लग रहा है ये वही बात हो गई जो मेरे साथ हुआ था, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं पेशेंस रखा। 1 महीने बाद मुझे वो 250 रुपीज़ मैंने पता लगा। ठीक है, वो मैंने प्रूव नहीं किया, वो बॉस को शायद समझ में आया जी। और मुझे मेरे सीनियर ने बताया कि यार दिस इज द हाईएस्ट, अभी तक सुना नहीं था हमने। और बोले बॉस बड़ा कंजूस है, आपको 1000 रुपीज़ कैसे दिए? जी। पता नहीं, मुझे दिए हैं। तो अभी के जो बच्चे कर रहे हैं कॉल करके सैलरी क्या पे करेंगे, ऑफिस कितना दूर है, रहने का कैसे होगा, बहुत सारी बातें करते हैं, फ़ोन पे सब पूछते हैं। और हम उनको यही समझाते हैं कि सैलरी आपको ठीक ठाक देंगे, एक बार आप आइए देखिए। एक्चुअली हमारा ऑफिस थोड़ा सा दूर है, बाईपास पर है, इसलिए हम कहते हैं पहले आप आइए, पेरेंट्स को लेकर आइए आपको ऐसा लगता है तो, क्योंकि बहुत सारे फीमेल इंटर्नशिप के लिए भी फ़ोन आते हैं। बिल्कुल जी। तो उन बच्चों को हम समझाते हैं और जब वो आते हैं और उनको हम दिखाते हैं हमारा ऑफिस के हम किस तरह का काम करते हैं, तो उनके मन में आता है यहाँ काम करना है। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के मन में एक सैलरी वाला जो चलता है जी, वो बड़ा ऑड लगता है मुझे। और हमारे ऑफिस में हम लोग बड़ा ध्यान देते हैं। मेरे यहाँ पर जो बच्चे आते हैं नागपुर से हैं, रायपुर से हैं, कोटा से हैं, जयपुर से हैं जी, तो हम उनको आने के बाद में उनको ये भी बताते हैं कि आपको इतना रिम्यूनरेशन दिया जाएगा कि आप यहाँ पर आपका रहने का, खाने का, आने जाने का खर्च उठा लोगे जी, उतना हम आपको पे करेंगे। कुछ टाइम पे हम कमिट भी करते हैं और वो उनको पे करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आते हैं वो बच्चे, काम भी करते हैं, कुछ तो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन बच्चों को एक्स्ट्रा एफर्ट देना चाहिए, एक्टिव नहीं प्रोएक्टिव होना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम लोगों से बात करना चाहिए, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हुआ या सीनियर आर्किटेक्ट हुआ, कि सर हमको कुछ सीखना है, क्या हम सुबह जल्दी ऑफिस आ सकते हैं, क्या हम देर तक बैठ सकते हैं, आप साइट विजिट पे जाते हो तो मैं किसी भी टाइम चलने को तैयार हूँ। सो द इनिशिएटिव शुड कम फ्रॉम विदिन, फ्रॉम द इंटर्न, कि हमें सीखना है तो आप हमें क्या क्या चीजें बता सकते हैं, बताइए। वो क्वेश्चंस नहीं आते हैं आजकल के बच्चों के दिमाग में। और आने के बाद बच्चों को हम कहते हैं ये लाइब्रेरी है जी, ये आपके पास सैंपल्स रखे हैं जी, इसको स्टडी करो, क्वेरी जनरेट करो, जी, पूछने आओ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जो नॉर्मल जो स्टाफ का जो टाइम होता है 10 से 6:30, उस टाइम में आते हैं और चले जाते हैं। इंटर्नशिप 4 मंथ्स की करते हैं और चले जाते हैं। कुछ कुछ होते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। तो उनमें आपको आकाशदीप गुप्ता दिखते हैं? मुझे अभी तक नहीं दिखा ऐसा कोई। अभी तक कोई आकाशदीप गुप्ता मुझे दिखा नहीं। मैं ढूंढ रहा हूँ और मैं चाहूंगा कि अगर ऐसा कोई दिखता है मुझे तो मैं वाकई में उसको बहुत कुछ सिखाना चाहूंगा। मैं ही नहीं, मेरी टीम भी सिखाना चाहेगी। मेरे ऑफिस में बहुत अच्छा माहौल है जी, सीनियर स्टाफ है, आर्किटेक्चर ब्रिगेड है ना, यंग ब्रिगेड है, सीनियर लोग हैं और एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा माहौल है। मुझे लगता है उनको जिंदगी कैसे जी जाती है ऑफिस में होते हैं वो भी सीखने की चीज है। सर, आपने एक्टिव प्रोएक्टिव ये वर्ड इस्तेमाल किया, क्या आर्किटेक्ट्स का जो एसोसिएशन है इंदौर में, क्या वो एक्टिवली काम कर रहा है, प्रोएक्टिवली काम कर रहा है या सिर्फ नाम के लिए काम कर रहा है? नहीं, काम तो कर रहा है, ऑफ कोर्स काम कर रहा है। यहाँ पर एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स है, एक ट्रिपल आईडी करके है यहाँ पर जी, काम कर रहे हैं। काफी अच्छा काम होता है, अच्छे प्रेजेंटेशंस होते हैं, अलग अलग अप्रोच जिनके डिजाइन के हैं उनको बुलाया जाता है। वो भी सीखने की चीज है। मुझे लगता है जो भी इंटर्नशिप कर रहे हैं उनको पता लगाना चाहिए कब कौन सा ऐसा प्रेजेंटेशन है उसमें जाना चाहिए, यंग आर्किटेक्ट्स को जाना चाहिए। तो हो रहा है यहाँ पर काम। सर, वेंडर्स को लेकर आरकेजीए में कहते हैं कि बहुत जल्दी दरवाजे खुलते नहीं हैं, नए वेंडर्स को बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। वेंडर्स को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? जितने लोगों के साथ आप पिछले 30 वर्षों से काम कर रहे हैं उसमें से कुछ ऐसे हैं जो आपने ऑफिस ज्वाइन किया उससे पहले से हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको आपने मौका भी दिया और आज वो अच्छा काम कर रहे हैं और उनके टॉप लिस्ट में यही रहता है कि मतलब रोज सुबह वो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हे राम, आज आकाश जी गुप्ता सर का फोन आ जाए।
या उनके ऑफिस से फोन आ जाए कि किसी चीज की जरूरत है. सर, हाउ डू यू सी दिस? हाउ डू यू सी योर रिलेशनशिप्स विद वेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स? जी जी, देखिए राज भाई, हमारी जो फर्म है RKGA कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, मैं इसमें डायरेक्टर और CEO हूँ. और जो आप बता रहे हैं कि 30 इयर्स पहले जो वेंडर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स हुआ करते थे, तो उस टाइम पर मेरे फादर मैक्सिमम इंडस्ट्रियल वर्क्स करते थे. वो ज़माना अलग था. तब कॉन्ट्रैक्टर जो होते थे वो बड़े कैंपस के काम किया करते थे, क्योंकि हमारे ऑल ओवर इंडिया वर्क्स चलते थे. मेरे ज्वाइन करने के बाद भी हम 15-17 साल तक वो सब चीज़ों को कंटिन्यू करते रहे. तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे इंडस्ट्रियल वर्क्स के लिए, या फिर मैंने अपना रेसिडेंशियल विलास वाला काम शुरू किया, तो कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हमने कंटिन्यू किए, कुछ नए ऐड किए. मुझे कुछ ऐसा लगा, क्योंकि हम लोग बहुत वैरायटी ऑफ वर्क्स कर रहे हैं अभी. जैसे हम लोग रेसिडेंशियल बंगलो विलास कर रहे हैं, फार्म हाउसेस कर रहे हैं, हाई एंड ऑफिस इंटीरियर्स कर रहे हैं, या फिर हम लोग कुछ कमर्शियल बिल्डिंग्स बना रहे हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, मैरिज गार्डन्स के काम कर रहे हैं. तो ये सब चीज़ों में हमको अलग अलग वेंडर्स की नीड रहती है. जो मेरे टच में हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स की नीड रहती है. मैं अभी कुछ ऐसा देख रहा हूँ, हैं वेंडर्स कुछ बहुत अच्छे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी दिखती है. और मैं थोड़ा सा जाना जाता हूँ कि आकाश गुप्ता से मिलना है, टाइम लेना है. वो अपने हिसाब से टाइम देते हैं. हाँ, है ऐसा, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ. मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मेरा क्लाइंट है. अगर मैंने क्लाइंट को कमिटमेंट दिया है तो पहले मुझे उस कमिटमेंट को फुलफिल करना है. मुझे कहीं ना कहीं अपने 10 घंटों में से कोई टाइम चुराना है और उसमें वेंडर को बुलाना है, कोई नया प्रोडक्ट देखना है, कॉन्ट्रैक्टर से बात करना है, नए कॉन्ट्रैक्टर सर्च करना है. तो पहला मैं क्लाइंट के लिए फोकस्ड हूँ. फिर ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेंडर्स इंपॉर्टेंट है, उनको मैं समय देता हूँ. समय का थोड़ा सा पक्का हूँ. मेरे लिए थोड़ा मतलब कुख्यात कह लें, विख्यात कह लें कि बहुत डिसिप्लिन पर्सन है. जो टाइम दे दिया उस पर पहुँचना है, अदरवाइज वो मना कर देंगे. जी, आप एक चीज़ देखेंगे, मेरे यहाँ ऑफिस में आप आए थे, मेरे यहाँ पर जो वेटिंग सोफ़ा है 3 सीटर है, उस पर कोई भी नहीं बैठता है. जी, तो मेरे ऑफिस में आदत नहीं है किसी को बुलाया और बैठा दिया है. जी, मैं टाइम देता हूँ, उस टाइम पर उसको आना है. अगर वो लेट हो रहा है, होता है ट्रैफिक के कारण से लेट होता है, कोई अनयूजुअल कोई चीज़ हो गई, लेट होता है, तो उसको कॉल करना है जी कि सर मैं लेट हो रहा हूँ, क्या आप अवेलेबल हो. मैं अवेलेबल रहता हूँ, मैं रुकता भी हूँ वेंडर्स के लिए, कई बार रुकता हूँ, बैठता हूँ कि वो आ रहे हैं, मैंने कॉल किया या उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया है. थोड़ा सा परेशानी आती है जब लोग फॉलोअप्स करते हैं, दिन भर फॉलोअप कॉल करते हैं. आप अगर कॉल नहीं उठा रहे हैं तो दिन भर लगाते रहेंगे. उनको ये नहीं समझ में आता है कि आर्किटेक्ट कहीं बिजी है, मीटिंग में बिजी है, या उसके जो कमिटमेंट है उस पर ध्यान है उसका. तो वेंडर्स को ये समझना चाहिए, कंटिन्यूस फॉलोअप ना करें. व्हाट्सएप पे पिक्चर्स भेज रहे हैं, वीडियोस भेज रहे हैं, आपके बारे में पता हो गया, आपका नाम है. अच्छा, मैं वेंडर्स के नंबर सेव कर लेता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर्स के नंबर रहते हैं. मेरी आदत है कि किसी से बात हुई है, कुछ नया पता लगा है, उसका नंबर सेव कर लिया, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो उस नंबर के साथ में जोड़ ली जी. और शायद इंदौर में पता है सभी को कि मैं खुद होके कॉल करता हूँ जी, कि मुझे फलाने मटेरियल के बारे में पूछना है, बताना जी, है जी. या कॉन्ट्रैक्टर को कोई काम है तो मुझे फॉलोअप करने की नीड नहीं होती है कि सर आप काम बताओ, काम देना है. मेरे यहाँ से मेरा ही कॉल जाता है, या मेरे जो नेक्स्ट असिस्टेंट है उसका कॉल जाता है कि ये काम करना है आपको. तो वेंडर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत पॉजिटिव रहे मेरे बारे में, और शायद रहते भी हैं जिनको मेरा नेचर पता है. हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो ली हैं उसको फुलफिल करना जरूरी है, प्रायोरिटी. आप लोग हाँ शादियों में चले गए हैं, अभी मेरा एक POP वाला जो है वो नेपाल चला गया है और मेरे 4 क्लाइंट परेशान हैं, और वो नेपाल जाने के पहले तो रो रहा था सर पैसे नहीं है. अब कहाँ से नेपाल चला गया मुझे नहीं पता है. तो हम लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, और वो उस कॉन्ट्रैक्टर के लिए साइट रुकी हुई है जी. क्लाइंट ने अपने कुछ आगे हाउस वार्मिंग तो जब ऐसा कुछ होता है तो मैं से पूछ रहा हूँ आपसे, कैसे क्लाइंट आपको बोलता है कि आकाश जी ये हुआ नहीं अभी, ये गुप्ता जी ये काम हुआ नहीं है POP का, क्या सर आप क्लाइंट को यही बोलते हैं कि मेरा POP वाला नेपाल गया है? वो क्लाइंट ही मुझे पता करके बताता है. ओह माय गॉड. अच्छा, लेकिन मजेदार ये होता है कि मैं कहता हूँ सर उसको अब जाने दो, नेपाल ही रहने दो उसको. हाँ.
अभी नया 2 दिन भेजता बताने दो, मैं नया भेजता हूँ। हूँ। और वो मेरी लिस्ट में से अब हट गया, ओ माय ब्लैक लिस्ट हो चुका है। ओ माय गॉड। क्लाइंट समझाता है, नहीं सर ऐसा मत करो, कुछ काम होगा, शादी में गया है, कुछ काम क्लाइंट है। समझा रहा है आपको?